मेरी तरफ से बहुत बहुत वेलकम है। आज की हम क्लास में क्लास 11th का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। यानी कि आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो कोशिकाएं हैं, जो सेल है, वो कैसे 1 से 2 होती है, 2 से 4 होती है। वो पूरा का पूरा प्रोसेस जानेंगे कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे वो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है ना। उससे पहले आप सब लोग जो भी मेरे बारे में नहीं जानते हो, मेरे बारे में जान लो। तो मेरा नाम साक्षी तोमर है। मैंने अपनी एजुकेशन में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है। उसके पार्ट मैंने बीएड भी किया हुआ है और मेरे को 3 साल का ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो देखो आज का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के हम चैप्टर में मैंने आपको बताया कि हम सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल करने वाले हैं। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। देखो पहली बात तो ये कि आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं वो विद इन 24 आवर्स सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं। तो वो ऐसे नहीं हो रहे रैंडमली उठे बाइनरी फिशन की तरह जैसे अमीबा में होता था 1 से 2 बन गए, ऐसे नहीं होते। प्रॉपर तरीके से उसका मेथड होता है, प्रॉपर तरीके से उसके स्टेप्स होते हैं। तो आज वो एक एक करके सारे स्टेप्स देखेंगे और कौन से स्टेप के अंदर क्या क्या हो रहा है, पर्टिकुलर क्या क्या चीजें आप लोग देखोगे, वो आप आज की क्लास में देखने वाले हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि सेल डिवीजन व्हाट इज इट, यानी कि आप सभी को मैंने अभी बताया सेल डिवीजन यानी कि 1 से 2। आपको नाम से ही पता चल रहा है जब 1 से 2 सेल टूट रहे हैं आपको दिख रहे हैं, तो यही क्या है, सेल डिवीजन है। व्हाई डू सेल्स डू इट? देखो व्हाई डू सेल्स डू इट, बिकॉज इसका एक मेन रीजन है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। मानो ये सेल है, ठीक है, और इस सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, ये तो न्यूक्लियस है और ये सेल। जितना भी न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है आप लोग उसको क्या बोलते हो, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको क्या बोलोगे आप लोग, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हो। ठीक है, और जितना इसके अंदर लिक्विड होता है, जितना भी सेल के अंदर ये सारा का सारा लिक्विड होता है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म बोलते हो। उसको क्या बोलते हो बेटा, साइटोप्लाज्म बोलते हो। तो क्या होता है, जब ये सेल को सिग्नल मिलता है डिवीजन होने का, तो ये सेल बच्चे ग्रो करता चला जाता है, इतना बड़ा हो जाएगा। और न्यूक्लियस इसके अंदर तब भी इतना इतना हो जाएगा, इससे भी बड़ा हो जाएगा। स्टिल उसके अंदर न्यूक्लियस उतना का उतना ही हो जाएगा। ये ग्रो पे ग्रो, ग्रो पे ग्रो और ग्रो पे ग्रो होता चला जाएगा, जिससे कि क्या होगा, इसका जो साइटोप्लाज्म है ना, इसका जो जितना भी साइटोप्लाज्म का लिक्विड है वो तो बढ़ता चला जाएगा, है ना। जितना भी इसके अंदर साइटोप्लाज्म का लिक्विड है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म का जितना भी लिक्विड है, उसका जितना भी तरल पार्ट है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है ना, कांस्टेंट ही रहता है। देख लो ना, न्यूक्लियस आपको उतना ही दिखेगा, लेकिन साइटोप्लाज्म आप देखोगे कि वो ग्रो पे ग्रो करता चला जाएगा। अब इसका एक क्या होता है, एक प्रपोर्शन होता है बच्चे, है ना। जैसे कि पर्टिकुलर इसको रेशो में बरकरार करके रखना पड़ता है एक सेल को। कौन सा रेशो, दैट इज साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म रेशो। ठीक है ना, ये जितना भी रेशो है, जितना भी अनुपात है, इसको एक सेल के अंदर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, न्यूक्लियस इतना का इतना रहा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो जब साइटोप्लाज्म बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि इतना था न्यूक्लियस इतना था, फिर और बड़ा हो न्यूक्लियस इतना ही रहा, फिर और बड़ा हो न्यूक्लियस इतना ही रहा। तो अब क्या होता है ना, अब ये सेल सोचता है कि मेरे को इस न्यूक्लियोप्लाज्म के रेशो को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब 1 से 2 टुकड़ों में बढ़ जाना पड़ेगा, ताकि फिर से ये वाला जो रेशो है, दैट इज साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म रेशो, ये मेंटेन रहे। ये क्या रहे, ये मेंटेन रहे। इसको मेंटेन करने के चक्कर में, इसको मेंटेन करने के चक्कर में सेल को अल्टीमेटली डिवाइड होना ही पड़ता है। एनसीईआरटी की लाइन है, टू मेंटेन द साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म रेशो सेल हैज टू बी डिवाइड। क्लियर? तो आप लोगों को पता चल गया कि सेल को क्यों डिवाइड होना है, वो भी आप लोगों को पता चल गया। एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मी, एंड व्हाई, मतलब सेल का इंपॉर्टेंस क्यों है डिवीजन करने का। देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, वो आप जब एक बार ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ लोगे कि कौन कौन से प्रोसेस से हो रहा है, किस किस सेल में हो रहा है, तो हम एंड में डिस्कस करेंगे कि वो क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिक सी चीज है, आपके अंदर इवोल्यूशन ला रहा है, चेंज ला रहे हैं, नए सेल डेवलप नहीं होंगे तो फिर हमारा रीजनरेशन, हमारी कैपेबिलिटीज कैसे बढ़ेंगी, है ना। बहुत सारी चीजें हैं कि क्यों हो रहा है, वो हम एंड में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेल डिवीजन क्या है। सेल डिवीजन को आप 2 पार्ट में देख सकते हो। सेल डिवीजन आपके 2 टाइप के होते हैं।
सेल डिवीजन आपकी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कौन सा? पहला होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। दूसरा कौन सा होता है बच्चे? मियोसिस डिवीजन होता है, पहला होता है माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, तो दो तरीके के डिवीजन होते हैं सेल डिवीजन के अंदर, माइटोसिस एंड मियोसिस। एक मेन जो डिफरेंस है इसके बीच में वो ये है कि माइटोसिस डिवीजन केवल और केवल आपको हमारी सोमैटिक सेल्स में देखने के लिए मिलेगा। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं वो जनरली कौन से हैं? सोमैटिक सेल्स हैं। कौन से? सोमैटिक सेल्स के अंदर आपको माइटोसिस डिवीजन देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? मियोसिस की बात करोगे तो मियोसिस केवल और केवल हमारे गैमेट सेल्स के अंदर होगा। किसके अंदर? गैमेट सेल्स के अंदर होगा। यानी कि मैं बोल सकती हूँ गैमेट सेल्स हो गए या फिर सेक्स सेल्स भी आप लोग इसको कहीं देखोगे, सेक्स सेल्स। इस मेल के अंदर कौन से हो जाएंगे? मेल के अंदर हो जाएगा स्पर्म और फीमेल के अंदर कौन सा हो जाएगा? फीमेल के अंदर हो जाएगा ओवम। क्लियर है? सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस डिवीजन आप लोग देखोगे और मियोसिस डिवीजन देखोगे। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन यानी कि वो डिवीजन जो हमारी पूरी बॉडी की सारी सेल्स में हो रहा है, एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट आवर गैमेट सेल और सेक्स सेल। ठीक है, पहला डिफरेंस। सेकेंड जो डिफरेंस है जो आप लोग इसमें देखोगे वो ये है कि इसके बाद इसमें जो सेल बनते हैं वो हमेशा एक से दो बनते हैं, है ना? मतलब कितने बनेंगे? एक से आपको हमेशा दो बनते हुए दिखाई देंगे। इसके अंदर आपको दो स्टेप्स दिखेंगे। पहले तो एक सेल दो में बनेगा और फिर ये दो सेल अलग अलग दो में बनेंगे। तो एट द एंड इसके अंदर कितने सेल हुए? 4। और एट द एंड इसके अंदर कितने सेल हुए? 2 सेल हुए। समझ लो, मियोसिस के अंदर एट द एंड 4 सेल बनेंगे और माइटोसिस के अंदर एट द एंड कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे। उसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है, थर्ड डिफरेंस इसके अंदर आप जो तीसरा डिफरेंस देखोगे माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन के अंदर वो ये है कि जो माइटोसिस सेल है वो हमेशा कौन से सेल के अंदर होगा? जिसकी प्लॉइडी हमेशा 2n होगी या फिर डाइप्लॉइड प्लॉइडी होगी। कितनी होगी? डाइप्लॉइड होगी और 2n होगी। मियोसिस के अंदर जितने भी सेल्स बनेंगे, चाहे वो ये वाला सेल हो, ये एट द एंड वाले सेल हो, वो हमेशा उनकी प्लॉइडी कितनी आपको देखने के लिए मिलेगी? हैप्लॉइड देखने के लिए मिलेगी, यानी कि n इसकी प्लॉइडी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये दो डिफरेंस है ना। मियोसिस थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस। एक बार आप माइटोसिस को समझोगे तो मियोसिस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा सा आपको लगेगा अरे ये क्या है, इतने सारे स्टेप्स हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में माइटोसिस डिवीजन के बारे में। किसके बारे में? माइटोसिस डिवीजन के बारे में। तो ये ऑल्सो नोन एज माइटोसिस, क्योंकि हमारे बॉडी के सारे सेल्स में हो रहा है। जितने भी गैमेट सेल्स को छोड़ दो, सारे हमारे एपिथेलियल सेल्स के अंदर हो रहा है, एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर जितने भी सेल्स हैं सब के अंदर, एक्सेप्ट गैमेट सेल्स के अंदर। ठीक है, और कौन कौन से सेल के अंदर हमारा डिवीजन नहीं होता है आप सभी को पता है कौन कौन से? या तो हर्ट सेल्स हो गए, जो कि आप आगे चल के पढ़ोगे, हर्ट सेल्स हो गए, हमारे न्यूरॉन सेल्स हो गए, इनके अंदर डिवीजन नहीं होता है। ये हमेशा जी0 स्टेज में पड़े रहते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगी जी0 स्टेज कौन सी होती है। ठीक है, अब देखो, टेक्स प्लेस इन रेगुलर बॉडी सेल्स। हमेशा सारे जितने भी हमारे बॉडी के रेगुलर सेल्स हैं उसके अंदर होता है कीप सेल लिविंग एंड ग्रोइंग। सेल्स को लिविंग रखता है और क्या रखता है? ग्रोइंग रखता है। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे फेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे माइटोसिस के अंदर, फेजेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, बहुत सारे आपको फेजेस देखने के लिए मिलेंगे। उससे पहले आपको एक जनरल उससे पहले ये आपको एक साइकिल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ते हैं? हम भी पढ़ते हैं कि ये सेल साइकिल है। यानी कि आप देखोगे इसके अंदर जब भी एक स्टेप कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद दूसरा स्टेप चालू हो जाता है। पूरी की पूरी क्या है? एक तरीके की साइकिल है। पहले एक फेज खत्म होगा, फिर उसके तुरंत बाद दूसरा फेज चालू होगा, फिर उसके बाद तुरंत बाद तीसरा फेज चालू होता है। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले आप देखोगे कि जो सेल है वो उसके अंदर साइकिल के अंदर 3 आपको स्टेजेस देखने के लिए मिलेंगी। पहली है G1, सेकेंड है S फेज और थर्ड है G2 फेज और फोर्थ है M फेज, जिसके अंदर हम माइटोसिस पढ़ेंगे। ये G1 फेज, S फेज, G2 फेज दोनों के अंदर होगी, दोनों के अंदर कॉमन है। मियोसिस के अंदर भी, माइटोसिस के अंदर भी, दोनों के अंदर ये 3 स्टेजेस आपको कॉमन देखने के लिए मिलेंगी, G1, S एंड G2। उसके बाद ये M में चला जाएगा। M फॉर यहाँ पे माइटोसिस होगा, जब माइटोसिस वाले यानी कि सोमैटिक सेल्स में जाएगा, और M फॉर मियोसिस होगा अगर ये सेक्स सेल्स के अंदर गया। ये 3 स्टेजेस आपको कॉमन देखने के लिए मिलेंगी सारे ही सेल्स में। ठीक है, तो पहला जो है आप देखोगे पार्ट ऑफ इंटरफेस इज आल्सो नोन एज
G1 फेज। इस G1 फेज को हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, इंटरफेज भी बोलते हैं ऑफ द सेल साइकिल का। इसके अंदर क्या कर रहा है, केवल और केवल सेल ग्रो होता है। क्या होता है, सेल अपना साइटोप्लाज्म हमेशा इंक्रीज करेगा। किसके अंदर, G1 फेज के अंदर सेल अपना साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करेगा। क्लियर। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटरफेज इज नोन एज कौन सा है, एस फेज। जो इसका पूरा पार्ट है, मतलब आप देख पा रहे हो कि इंटरफेज है ना, इंटरफेज के अंदर तीन पार्ट है, G1, S एंड G2 फेज। उसके बाद कोई भी सेल है या तो वो मियोसिस के अंदर चला जाएगा, माइटोसिस के अंदर चला जाएगा। G1 फेज के अंदर सेल क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रो होता है। सेल को सिग्नल मिलता है कि अब हमें क्या होना है, डिवाइड होना है। सिर्फ वो अपना साइटोप्लाज्म क्या करता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता चला जाता है और सेल क्या होता है, ग्रो करने लग जाता है। किसके अंदर, G1 फेज के अंदर। अब S फेज के अंदर देखोगे, S4 इसके अंदर क्या है, S4 इसके अंदर सिंथेसिस। क्या है, सिंथेसिस। और G मतलब क्या होता है, इसके अंदर गैप, गैप 1, गैप 2, ये देखोगे। ठीक है, सिंथेसिस फेज के अंदर क्या हो रहा है, डीएनए अपना डबल कर लेता है। कोशिका क्या करती है, अपना डीएनए, अगर कोई सेल था है ना, वो पहले तो G1 फेज के अंदर आके क्या हुआ, बहुत बड़ा सा ग्रो होने लग गया। ठीक है, अपना साइटोप्लाज्म इंक्रीज करा। फिर एस फेज के बाद उसने क्या किया, अपने न्यूक्लियस के अंदर अपना डीएनए कंटेंट को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। जैसे कि मानो यहाँ पे था कंटेंट 2n, एस फेज के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n। तो अपने डीएनए कंटेंट को बढ़ा लेता है। बाकी किसी भी स्टेप में आगे भी आप देखोगे कहीं भी डीएनए डबल नहीं होगा, चाहे वो माइटोसिस डिवीजन हो, चाहे वो मियोसिस डिवीजन हो। केवल और केवल एस फेज के अंदर ही क्या होता है, केवल और केवल एस फेज के अंदर ही अपने डीएनए को डबल करेगा कौन, सेल। फिर उसके बाद सेल चला जाता है किसके अंदर, G2 फेज के अंदर। इसमें G क्या रिप्रेजेंट करता है, गैप 2। गैप 2 के अंदर क्या होता है, ये अपने चेकआउट करता है सारे पॉइंट्स को, चेक पॉइंट टू मेक श्योर डीएनए इज करेक्ट। ठीक है, G2 पॉइंट के अंदर, G2 फेज के अंदर सारे के सारे सेल्स अपने आप को देखते हैं कि हमारे सारे चेक पॉइंट ठीक है ना। अब हम माइटोसिस डिवीजन में जा सकते हैं ना, अगर गैमेट सेल है तो मियोसिस डिवीजन में जा सकते हैं ना। अभी हम केवल माइटोसिस की बात कर रहे हैं, मियोसिस की बात अगली क्लास में करेंगे। माइटोसिस में चेक करता है कि सारे के सारे सेल्स अब अगली फेज में जा सकते हैं ना, पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म बन गया ना, हमें आगे जितने भी प्रोसेस चाहिए उसके लिए इतना भी प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन बन गया ना, मतलब सारे के सारे चेक पॉइंट्स देखेगा, है ना। आप जब घर में घूमने जाते हो, कहीं बाहर पैकिंग करके जाते हो, तो एक बार चेक तो करते हो कि हमने ये भी रख लिया, ठंड में जा रहे हो तो स्वेटर भी रख लिया, ये भी रख लिया। ऐसे ही सेल अपना सारी की सारी चीजें देखेगा कि भाई हमने प्रोटीन बना लिया, हमारा डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई। जब ये सारे चेक पॉइंट क्लियर हो जाते हैं तो फिर फाइनली सेल कौन सी स्टेट में चला जाता है, एम फेज के अंदर चला जाता है। किसके अंदर, एम फेज के अंदर। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, माइटोसिस डिवीजन पढ़ रहे हैं। क्या चीज पढ़ रहे हैं, माइटोसिस डिवीजन पढ़ रहे हैं। माइटोसिस डिवीजन की बात करोगे, द लास्ट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल इज कॉल्ड माइटोसिस, है ना। जब G1 से चला जाएगा, S से चला जाएगा, G2 से चला जाएगा, तो किस में आ जाएगा, वो M फेज में चला जाएगा। M फेज के कितने, 4 फेजेस होते हैं एंड सेल डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स। कितने फेजेस होते हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे, अब मैं बता देती हूँ। माइटोसिस फेज के अंदर आपको 4 फेजेस दिखाई देंगे। कौन कौन से हैं वो, पहला आपको दिखाई देगा प्रोफेज, सेकंड आपको दिखाई देगा मेटाफेज, थर्ड आपको दिखाई देगा एनाफेज और फोर्थ आपको दिखाई देगा टीलोफेज। तो ये 4 स्टेप है किसके अंदर, माइटोसिस के अंदर। जब सेल G1 कर लेगा, S कर लेगा, G2 कर लेगा, उसके बाद माइटोसिस के अंदर चला जाएगा, यानी कि माइटोसिस फेज के अंदर चला जाएगा, जिसके अंदर 4 स्टेप है। कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने, ऐसा नहीं कि प्रोफेज के बाद सीधा टीलोफेज याद कर लोगे या एनाफेज कर लोगे, नहीं। पहले G1, S फेज, G2 फेज और फिर M फेज। क्लियर। एम फेज के 4 पार्ट होते हैं, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया एंड टीलोफेज हो गया। क्लियर। अब एक एक करके देखते हैं कि इस वाले सेल्स के अंदर, इस वाले स्टेजेस के अंदर क्या क्या हो रहा है। जैसे कि आप प्रोफेज की बात करोगे, प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा है प्रोफेज के अंदर देखोगे कि सेल अपने आप को तैयार करता है अब डिवाइड करने के लिए, है ना। इसके अंदर आप देखोगे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होनी चालू हो जाती है, यानी कि गायब होनी चली जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, ब्रेक्स करने लग जाती है अपार्ट, यानी कि टूटने लग जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और साथ के साथ जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो क्या होने लग
लग जाते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज भी क्या गायब होने लग जाते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपीयर्ड, यानी कि इसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज गायब होने लग जाएंगे। क्रोमोसोम आपको अब इसमें विजिबल दिखाई देने लग जाएगा। अभी तक बिल्कुल कहीं भी नहीं क्रोमोसोम क्लियरली दिखाई देता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा क्रोमोसोम विजिबल दिखाई देगा। आप देखेंगे स्पिंडल अपैरेटस फॉर्म एंड अटैचेस द सेंट्रोमियर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। और लेट प्रोफेज तक, यानी कि ये भी दो में बटा हुआ है, पहला है अर्ली प्रोफेज, सेकंड है लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज तक आप देखोगे कि सेल के अंदर है ना, ये देखो सेल, सेल के अंदर आप देखोगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इसको ऐसे ब्रेक करती हुई, यानी कि ऐसे टूट जाएगी। क्रोमोसोम आपको यहाँ पे क्लियरली ऐसे दिखाई दे जाएंगे और धीरे 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 आपको इसमें स्पिंडल फाइबर भी यहाँ पे आपको अटैच्ड होता हुआ दिखाई दे जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे करके आपको लेट प्रोफेज तक आपको कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जहाँ पे स्पिंडल फाइबर कहाँ पे क्रोमोसोम के कहाँ पे अटैच्ड होते हैं, तो देखो सेंट्रोमियर होता है, क्रोमोसोम है और इसका बीच का कौन सा पार्ट है, सेंट्रोमियर। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जो स्पिंडल फाइबर है वो कहाँ पे जाके अटैच्ड होते हैं क्रोमोसोम के, आपको याद रखना है स्पिंडल फाइबर हमेशा और हमेशा कहाँ पे जाके अटैच्ड होते हैं, काइनेटोकोर पे। कहाँ पे, काइनेटोकोर पे जाके हमेशा, काइनेटोकोर पे जाके हमेशा आपको स्पिंडल फाइबर यहाँ से ऐसे अटैच्ड होते हुए दिखाई देंगे। कभी भी स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होते, हमेशा और हमेशा कहाँ पे, हमेशा और हमेशा काइनेटोकोर पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो लेट प्रोफेज तक आपको क्या दिखेगा कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपीयर्ड हो जाएगी, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपीयर्ड हो जाएंगे। उसके बाद जो स्पिंडल फाइबर है वो काइनेटोकोर से क्रोमोसोम के अंदर अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि मेटाफेज आ जाएगा। मेटाफेज के अंदर देखोगे सेकेंड फेज है माइटोसिस की, इसके अंदर सारे के सारे, मानो ये क्या है, ये सेल है, और सेल के अंदर ये क्या है, सेल के अंदर यहां पे थे क्या, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम बना लेते हैं। ऐसे कितने पेयर थे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे 23 पेयर लगे हुए हैं, मैंने अभी आपको 3 ही बना के दिखाए। और इस पे काइनेटोकोर से जाके यहाँ पे स्पिंडल फाइबर कनेक्ट हो जाएगा ऐसा फेज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको मेटाफेज वाली स्टेप के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जब आप देख पाओगे कि जो स्पिंडल फाइबर है वो सारे के सारे क्रोमोसोम को एकदम बीच में लाई करवा देगा क्रोमोसोम से। और ये कौन सी है, इस प्लेट को हम लोग, ये इमेजिनरी प्लेट होती है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल प्लेट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको क्लियरली विजिबल दिखाई देंगे क्रोमोसोम। बाकी किसी भी स्टेज में आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो क्रोमोसोम क्लियरली बिल्कुल भी विजिबल नहीं दिखाई देंगे। मोस्ट क्लियर विजिबल स्टेज है क्रोमोसोम की किसके अंदर, मेटाफेज के अंदर, ठीक है। तो मेटाफेज के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली चली जाएगी, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाएंगे, कहाँ पे, सेल के इक्वेटर के अंदर। और ये पूछा भी गया है कि सबसे ज्यादा अगर आपको क्रोमोसोम को देखना पड़े तो आप कौन से स्टेज में देखोगे, तो आप क्या बोलोगे, मैडम हम लोग किस में देखेंगे, मेटाफेज के स्टेज में जाके देखेंगे, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप है वो कौन सा है, एनाफेज। अब एनाफेज के अंदर देखो बच्चों क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम थे ना, जो ऐसे करके इस रीढ़ की हड्डी से, यानी कि किससे, ये जो रीढ़ की हड्डी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। इससे जो अटैच्ड थे इससे अब अलग हो जाएंगे, ऐसे अटैच्ड थे ना, अब इससे ये अलग अलग अपोजिट साइड पे जाना चालू कर देंगे, ये यहाँ से अब अलग हो जाएंगे, है ना, ये यहाँ से ऐसे डिवाइड हो जाएंगे। तो आप लोग देखोगे कि इसके अंदर क्या होगा, ये मैं आपको सेल बता रही हूँ, इसके अंदर आप लोग देखोगे कि एक पेयर तो उधर भाग जाएगा, एक पेयर इधर भाग जाएगा, एक पेयर इधर भाग जाएगा, और ये वाले इधर आ जाएंगे। इनको क्या बोलते हैं, यानी कि सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, ये सेपरेट हो जाएंगे ना, क्रोमैटिड्स तो थे, यानी कि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। आपको याद रखना है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो किसके अंदर,
वो कौन से फेज के अंदर जाके अलग हो रही है, तो आपको याद रखना है मैडम वो एनाफेज के अंदर क्या क्रोमोसोम एनाफेज के अंदर सेपरेट आउट होते हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी से अलग हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनाफेज के अंदर होते हैं, यानी कि डाइप्लॉइड सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट्स, यानी कि जो भी है सेंट्रोमियर से अटैच थे सिस्टर क्रोमेटिड्स वो आपस में अलग हो जाएंगे। उसके बाद दे आर पुश्ड एंड पुल्ड टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल बाय द स्पिंडल फाइबर, ठीक है ना। जो स्पिंडल फाइबर थे अब वो उनको अलग अलग पोल्स की ओर खींचेंगे, कौन, स्पिंडल फाइबर। अब जो हमारी लास्ट स्टेज है वो कौन सी है, टीलोफेज है। टीलोफेज को आप एक लाइन में मैं लिखूं तो मैं एक लाइन में लिख सकती हूँ, ये अपोजिट होती है, अपोजिट ऑफ प्रोफेज, समझ रहे हो। जितनी भी चीजें प्रोफेज के अंदर हो रही है उसका अपोजिट करके अगर आप लोग लिख दोगे तो वो सब किस में हो रही है, टीलोफेज के अंदर हो रही है। जैसे कि प्रोफेज के अंदर आप लोग देख रहे थे कि जो न्यूक्लियर एनवलप है वो क्या डिसअपियर्ड हो जाती है ना, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियर एनवलप वापस से आ जाएगी, रिफॉर्म हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस नियरली कंप्लीट हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन और ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज थे, राइबोसोम था, माइटोकॉन्ड्रिया था, जितने भी ऑर्गेनेलीज थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके अंदर रीअपियर्ड हो जाएंगे, जो कि प्रोफेज के अंदर नहीं। प्रोफेज के अंदर क्या हो जाता है, प्रोफेज के अंदर डिसअपियर्ड, इसके अंदर क्या हो जाएगा, रीअपियर्ड हो जाएगा, ठीक है। द सेल प्रिपेयर्स फॉर फाइनल डिवीजन। आप देखो ये जो सेल है ना कुछ एट द एंड ना ऐसे दिखाई देता है, जब ये चारों फेज से जब चला जाता है तो आपको कुछ कुछ सेल आपको ऐसा दिखाई देगा, इसके अंदर अपना न्यूक्लियस है, इसके अंदर अपना न्यूक्लियस है ना। अब ये साइटोप्लाज्म बस बढ़ेगा, अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ता चला जाएगा, न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, साइटोप्लाज्म बढ़ता चला जाएगा, और एट द एंड यहाँ पे बीच में प्रेशर बढ़ने लग जाता है, जिसको हम लोग ऐसे एक स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेल फरो, क्या बोलते हैं, सेल फरो बोलते हैं। और इस फोर्स की वजह से फाइनली सेल्स को दो पार्ट में टूटना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट द एंड साइटोकाइनेसिस हो जाती है और फाइनली एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाता है सेल। क्लियर। आई होप कि आपको माइटोसिस वाला पूरा पार्ट समझ में आया होगा। इसके बाद जो भी मियोसिस वाला है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है उसको भी हम लोग इजी वे में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई हो तो मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं हमारे अपने चैनल पे। तब तक के लिए आप सभी लोग ध्यान रखिए अपना एंड पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।